नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं अजय सिंह जी। और पिछले कुछ दिनों से जब हरियाणा से एक कुश्ती को लेकर मामला आगे चला, जिसमें विनेश फोगाट और तमाम जो है ये लोगों ने ब्रजभूषण सिंह जो वह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए। उसके बाद से ऐसा लगा कि ये मामला कहीं ना कहीं जाके शांत हो जाएगा, खेल का मामला है और खिलाड़ियों और उनके अधिकारियों के बीच में निपट जाएगा। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि साहब, खेलों में राजनीति हो रही है और यहां खेल राजनीति कर रहा है। तो क्या कुछ आगे बढ़ा है, इसको लेकर आइए अजय सिंह जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, भारत में हमेशा एक जुमला जो है कहा जाता है कि साहब, कला में राजनीति घुस गई, खेल में राजनीति घुस गई और धर्म में राजनीति घुस गई। लेकिन यहां तो कुश्ती खेल जो है वो राजनीति में घुसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीति में खेल घुस गया है और पहलवान जी लोग राजनीति में घुस गए हैं। अब देखिए, मुझे इसमें एक डाउट है कि जब पहलवान जी लोग ने योजना बनाई थी तो उस वक्त इन्होंने ये सब सोचा था कि नहीं सोचा था, इतना गहराई से सोचा था कि नहीं सोचा था? क्या इन्होंने ये सोचा था कि ये राजनीतिक पैतरेबाजी का एक पॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन जाएंगे और इनके कंधे पर बंदूक दागने, बंदूक में तोप दागने की तैयारी हो जाएगी? मुझे लगता है पहलवानों ने इतना सोचा नहीं था, परंतु ये कुछ राजनीतिज्ञों के हाथ में खेल गए अपनी मतलब अनजाने में। मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के इन्होंने ये राजनीति का मोहरा बनने के लिए नहीं कूदे थे, पर इनको राजनीतिज्ञों ने मोहरा बना लिया, ये तो तय है। और अब हरियाणा में इनको लेकर राजनीति हो रही है, इसमें कोई शक शुबह नहीं। जी जी। किस तरह की राजनीति हो रही है? क्या वो राजनीति खेलों तक सीमित है या वो राजनीति चुनाव चाहे के बीच में आई है, जहां नेताओं का चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे 24 का लोकसभा हो, चाहे हरियाणा का विधानसभा हो? तो किस तरह की राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति हमेशा चुनावी ही होती है। अगर चुनाव नहीं है, वोट नहीं है, तो फिर काहे की राजनीति? तो ये तो पूरी तरह विशुद्ध जातीय समीकरण बैठा के चुनावी राजनीति हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 18 शायद जनवरी को ये लोग धरने पे बैठे थे। जी जी। 18 और 19 2 दिन कोई खाप पंचायत नहीं कूदी, परंतु तीसरे दिन धरने के हरियाणा की खाप पंचायत की एक बैठक हुई और उन्होंने तुरंत जो है पहलवानों की इस मांग का समर्थन कर दिया और वो पहलवानों के समर्थन में कूद पड़े। कांग्रेस तो पहले दिन से सक्रिय थी। अगर आपको ध्यान हो तो जैसे ही धरना शुरू हुआ, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम तरह के डिस्कशन शुरू कर दिए थे। बिल्कुल। कांग्रेस की सबसे आक्रामक महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसको महिला का मुद्दा बनाते हुए और तमाम तरह की बातें की। जी। उसके बाद वो जो वृंदा करात जी हैं वो कूद के आ गई। कुछ एक और वामपंथनी जो थी वहां पे बाकायदा अभी सपोर्ट द रेसलर्स का एक प्लेकार्ड लेके मंच पर चढ़ गई। खैर वो बजरंग पूनिया ने उनको मंच से कहा कि नहीं, आप लोग नीचे जाइए, आप लोगों की कोई जरूरत नहीं, आप लोग का स्वागत नहीं है। परंतु पर्दे के पीछे कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय हो गई थी और खाप पंचायत का इसमें। और आपको ध्यान होगा कि जैसे जैसे धरना आगे बढ़ा तो धरने में मुद्दे जो है वो डाइवर्ट होने लग गए। सबसे पहले कहा गया
अरे भैया ये तो सिर्फ हर पूरे देश में पहलवानी होती है, पर ये जो धरने पर बैठे हैं ये तो सिर्फ हरियाणा के पहलवान हैं। बिल्कुल। पहली बात। उसके बाद उसको और थोड़ा सा रिफाइन किया गया, उसमें फिल्टर लगाया गया। बोले नहीं नहीं, ये तो हरियाणा के जाट पहलवानों का धरना है। ये फिल्टर लगा उसमें। तो अब जब जाट पहलवानों का धरना है और विक्टिम्स को जाट घोषित कर दिया गया, तो अब राजनीति क्यों नहीं होगी जब अब जाट विक्टिम्स, अच्छा वो भी बेटियां, बड़ा भावनात्मक। देखिए इस मुद्दे को तुरंत, इसकी जो भावनात्मक अपील है ना, उसको कैश करने की पूरी तैयारी कर ली खाप पंचायतों ने। और कांग्रेस की जो जाट पॉलिटिक्स है, देखिए हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति को तो आप अच्छी तरह समझते हैं। हरियाणा के जाटों की के एक बहुत बड़े वर्ग की, पूरे के नहीं, मैं भी 4 दिन हरियाणा में बिता के आया हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 50% जाट वोटर आज भाजपा समर्थक है हरियाणा में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50% है, परंतु 50% जाट वोटर वो आज भाजपा समर्थक है। उसका एक कारण है जो मैं अपने आंखों देखी, एक अनुभव आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। मैं अपने जिन मित्र के यहाँ ठहरा था, उन्होंने आज से करीब अच्छे समय में जब जमीन के रेट अच्छे थे तो अपनी 2 एकड़ जमीन बेच दी थी लगभग 2.5-3 करोड़ में, और उस पैसे को उन्होंने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया और आज ही वेरी वेल ऑफ, महीने की 8-10 लाख की आमदनी। परंतु वो सारी उनकी इनफॉर्मल कमाई है, वो कहीं शो नहीं होती। कागजों में तो उनकी आमदनी, आज भी वो एक भूमिहीन किसान है ना, भूमि तो बेच दी उन्होंने, तो कागजों में आज की आमदनी 1,80,000 रुपया है। अब 1,80,000 रुपया होते ही हरियाणा में आदमी बीपीएल हो जाता है। तो साहब एक दिन, अच्छा वो जाट है, अब एक दिन जाट भाई के घर अपने आप बिना किसी कार्रवाई के उनके घर अचानक वो देखते हैं कि बीपीएल वाला पीला वाला राशन कार्ड आ गया। 4 उनके घर में 5 सदस्य, जिसमें 4 आयुष्मान कार्ड बन के आ गए। तो जब मैं उनके घर गया तो उनकी पत्नी गेहूं धो के सुखा रही थी। कहते भैया ये 25 किलो गेहूं और तमाम राशन फ्री मिलता है बीपीएल परिवारों को। वैसे तो सबको मिलता है, पर बीपीएल परिवारों को खासतौर पर मिलता है दालें, चावल, गेहूं, नमक और दुनिया भर का राशन, चने। तो उन्होंने एक बात कही कि यार बिना मांगे इतना मिल रहा है हरियाणा सरकार में, बीजेपी की सरकार में। तो उन्होंने एक टिप्पणी की, वो खुद जाट है, क्या बताओ इस सरकार को कोई क्यों हराएगा, कैसे हराएगा। तो तब 50% जाट जो है ना आज भी भाजपा समर्थक है हरियाणा में, परंतु जो नहीं है उनको तोड़ने की एक कवायद, उनको अपने में मिलाने की, और जो भाजपाई जाट है उसको अपने में मिलाने की मेहनत तो भाई राजनीतिक दल करेगा ही, बिल्कुल करेगा, तो उसे करना भी चाहिए। नेलो भी लगी रहती है उसमें, कांग्रेस भी लगी रहती है। तो साहब अब ये एक भावनात्मक मुद्दा मिल गया जिसपे इन्होंने तुरंत में खाप पंचायत और कांग्रेस के पर्दे के पीछे से सड़क जाम करने की, चक्का जाम करने की और एक मिनी किसान आंदोलन करने की पूरी तैयारी कर ली थी। और दिल्ली आने वाली तमाम सड़कें, हरियाणा से दिल्ली आने वाली तमाम सड़कें, वही किसान आंदोलन का याद कीजिए, कहां धरना, हरिपुर बॉर्डर छोड़ के इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। अगले दिन से चक्का जाम होना था। तो वो तो अच्छा हुआ कि खेल मंत्रालय ने और भाजपा के ट्रबल शूटर्स ने उस मामले को किया। बिल्कुल, क्योंकि वहां धरने पर बैठे जंतर मंतर पर पहलवानों ने जब प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व कर दिया तो उसके बाद फिर वो एक बड़ी तेजी से आई और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वो सारा कुछ किया और रात में वो जो पूरा मजमा सजा था वो देर रात में हट गया था। अच्छा अजीत जी,
एक चीज आपने इतनी जो बातें बताई वो बात समझ में आ रही है कि कैसे पहलवानों को सामने करके चुनावी राजनीति का एक पूरा माहौल बनाया गया और वो माहौल अभी भी बना हुआ है, आगे भी उसकी पूरी गुंजाइश है। जी अब चुनाव दो तरह के हैं। यहां जब पहलवान इन्वॉल्व हैं, भारतीय कुश्ती संघ इन्वॉल्व है, तो एक चुनाव कुश्ती फेडरेशन का भी है, सरकार बनाने का, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या हरियाणा का आने वाला विधानसभा चुनाव हो। इस चुनावी राजनीति के साथ ही एक चुनावी राजनीति तो खेल संघ की भी है, जो भारतीय कुश्ती संघ की। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि इसकी कितनी भूमिका रही है इस पूरे माहौल को खड़ा करने में? नहीं, देखिए उसमें कुछ एक और दूसरे एंगल भी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस पहलवानों की इस धरना प्रदर्शन और इस हरकत को बल मिला था जब हरियाणा में संदीप सिंह जो खेल मंत्री थे, हॉकी पूर्व हॉकी ओलंपियन खिलाड़ी, भारतीय टीम के कप्तान, जब उनके ऊपर एक हरियाणा की ही एक कोच ने आरोप लगाया था और उनसे चार्ज जब ले लिया गया था खेल मंत्रालय का, तो उस घटना से पहलवानों को एक राह मिली थी, एक बल मिला था। उस घटना ने पथ प्रदर्शक का काम किया था। और कुछ हद तक मुझे यह भी लगता है कि जो हरियाणा की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो उन्होंने पहले संदीप सिंह खेल मंत्री को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेस्ट किया। जब वो सफल हो गए उसमें काफी हद तक संदीप सिंह को न्यूट्रलाइज करने में, तो उन्होंने ये दांव चल दिया ब्रजभूषण सिंह पे। और तब वो मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, ब्रजभूषण सिंह संदीप सिंह नहीं है। संदीप सिंह कोई राजनैतिक वो नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है। ही इज नॉट अ लीडर ऑफ मासेस। उनके अपने विधानसभा में खुद की कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग, कोई मास बेस नहीं है, वोटर बेस नहीं है। परंतु ब्रजभूषण शरण सिंह एक जमीनी नेता, रुपए पैसे से अत्यधिक संपन्न है, बाहुबली है। यूपी में राजनीति में बाहुबल का क्या महत्व है, धन बल का क्या महत्व है, जन बल का क्या महत्व है, ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं। और भैया ब्रजभूषण शरण सिंह 4 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीत चुके हैं। जो आदमी 4 संसदीय क्षेत्र, वो भी यूपी के, डील करता हो, तो यूपी का 4 संसदीय क्षेत्र आधा हरियाणा हो जाता है सर। ब्रजभूषण सिंह जिस जनसंख्या को डील करते हैं ना, उतनी जनसंख्या में आधा हरियाणा कवर हो जाएगा। तो ब्रजभूषण सिंह छोटे मोटे नेता नहीं है। भाजपा 4 लोकसभा और 25-30 विधानसभा में प्रभाव डालने वाले लीडर को वो बकरी का बच्चा नहीं है कि दौड़ा के एक टांग पे पकड़ लेंगे और घसीट लेंगे और बोलेंगे चलो बेटा इस्तीफा दो। और एक बात बताइए ना, एक आदमी के 40 साल के सोशल और पॉलिटिकल लाइफ पे, उसके 40 साल पुराने पॉलिटिकल कैरियर पे आप इस प्रकार के घिनौने आरोप लगा के निकल जाएंगे, और एक आदमी का अगर वो आरोप प्रूव हो या ना हो, आपने तो सिर्फ आरोप लगाया और भाग गए। वो है ना, वो आर्मी में एक जो आर्टिलरी गन फायर होती है, फायर गन्स होती है ना, वो बोफोर्स जैसी स्ट्रेटजी कि शूट एंड स्कूट। हाँ, भागो और भागो। हाँ, थूको और भागो। भागो राजनीति है स्पिट एंड स्कूट, खाली आरोप लगा दो वो भाग जाओ, अगले का जीवन बर्बाद, अगला सारी जिंदगी उस कलंक को धोता रहे। तो आपने तो ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगा दिए, प्रूफ कोई है नहीं, अब तक दे नहीं पाए। अच्छा, संदीप सिंह पे जिस लड़की ने आरोप लगाया तो उसका क्या हुआ? आज तक कोई प्रूफ नहीं दे पाई है, परंतु उसका प्रलाप आज या नरगल उसी तरह चालू है। तो सब बात है ना कि यूपी की जो राजनीति है उसमें ब्रजभूषण सिंह इज टू इंपॉर्टेंट,
वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो इस प्रकार के बिलो द बेल्ट हमले को चुपचाप संदीप सिंह की तरह लेट नहीं जाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने ये बात बीजेपी लीडरशिप को कन्वे कर दी है। ठीक है, ठीक है। अब यहां आप दो चीज कह रहे हैं, यहां दो चीज कह रहे हैं। यहां एक बात हो रही है कि हरियाणा में, चाहे हरियाणा की विधानसभा की राजनीति हो, चाहे हरियाणा के लोकसभा की राजनीति हो, एक राजनीति ये है जो चुनावी राजनीति है। दूसरी राजनीति इसके साथ चल रही है भारतीय कुश्ती संघ के पर कब्जे की राजनीति, वो भी एक तरह से चुनावी राजनीति है। चूंकि ये मुद्दा बीच में पहलवानों से निकलकर हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश तक हुआ, यहां की जाट बनाम ठाकुर तक करने का प्रयास किया गया, इस तरह की भी चीजें आई, तो अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। जरा इसको साफ करिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पहलवानों का के द्वारा या उनको जरिया बना के जो ये आरोप लगाया गया, तो ये तो कुश्ती संघ की राजनीति के लिए था, क्योंकि हरियाणा के पहलवानों को उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, विधायकी लड़ रहे हैं या लड़ा रहे हैं या सांसदी लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के चुनाव से क्या मतलब? उनका तो मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनसे होना चाहिए। तो क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल रही थी, यानी दोनों राजनीति एक साथ चल रही थी या चल रही है? पहलवानों को चुनावी हरियाणा और लोकसभा की, विधानसभा की चुनावी राजनीति से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे थे और वो थी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की अहम की लड़ाई। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और वो पहला आर्टिकल मैंने पढ़ा है जिसमें उस लेखक ने वाकई बहुत विस्तार से चर्चा की है। वो कोई आउटलुक नहीं, स्पोर्ट्स स्टार द हिंदू करके कोई वेबसाइट थी जी, हिंदू की शायद वो वेबसाइट है जो स्पोर्ट्स स्टार करके है। उसमें विनेश फोगाट से वो इंटरव्यू लिया गया और उसमें विनेश फोगाट साफ कहती है कि देखिए, जब हमने ये धरना दिया तब उस वक्त हमें बिल्कुल भी, ये तो अब जीने मरने का प्रश्न बन गया था और इसमें कतई हमें अब अपने रेसलिंग कैरियर की परवाह नहीं थी। रेसलिंग कैरियर हमने साइडलाइन कर दिया था और हम ये लड़ाई लड़ रहे थे। ये विनेश फोगाट ने स्पष्ट कहा है, आप इस इंटरव्यू में पढ़ लीजिएगा, दर्शक भी खोज के पढ़ लेते। अगर इसका हम अपने इसमें लिंक में ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक हम डाल देंगे, लोग लिंक पढ़ लेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात है, उसमें विनेश फोगाट स्पष्ट कहती है कि फेडरेशन ने, कहती है कि वो तानाशाही वाले नियम लगा दिए। क्या नियम लगा दिए कि भैया नेशनल्स लड़नी पड़ेगी, नेशनल चैंपियनशिप में आप कितने ही बड़े स्टार हो, ओलंपियन हो, पद्मश्री हो, अब तो पर नेशनल चैंपियनशिप लड़नी पड़ेगी। तो इन्होंने बहाना बनाया, नहीं मैं नहीं लड़ सकती, मैं तो इंजर्ड हूं, मुझे तो इंजरी है, मैं उससे। अरे भैया, बारात में आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपका पेट खराब है, पर अगले दिन रिसेप्शन में आप इतनी बड़ी थाली भर के परोसेंगी। ये बात समझ में आती है क्या? आप बताइए। आप नहीं जाएंगे, सही है। हाँ जी, रिसेप्शन पे नहीं जाएंगे, परंतु बारात में नहीं जाएंगे। सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया इस फोन आने की वजह से। बारात में नहीं जाएंगे, बारात में आपकी तबीयत खराब है, पर अगले दिन रिसेप्शन में खाने में आपकी तबीयत चल रही है। मतलब नेशनल चैंपियनशिप में नहीं लड़ूंगी क्योंकि मैं इंजर्ड हूं, और एक महीने बाद क्रोएशिया में वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में मेरा नाम डाल दो। क्यों डाल दें भाई, आप तो अभी कह रहे थे इंजर्ड हो। तो इन्होंने इसको एक बना लिया कि नहीं, हम नेशनल चैंपियनशिप नहीं लड़ेंगे, मैं इतनी बड़ी पहलवान, मेरे को नेशनल चैंपियनशिप लड़नी पड़ेगी। जबकि साहब हकीकत यह है कि आज विनेश फोगाट नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत ले, इसकी गारंटी नहीं है। बिल्कुल, आज उनका नेशनल चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल गारंटेड नहीं है। कोई भी लड़की हरा लेगी। इस वक्त उनके बदन में 3-4 लड़कियां ऐसी है
तो उन्होंने इसको ईगो बना लिया कि नहीं, मैं बिना नेशनल चैंपियनशिप बिना लड़े सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लड़ूंगी। फेडरेशन ने कह दिया नहीं। इसमें कहां गलत है फेडरेशन, आप बताइए मुझे। तो ये बिल्कुल, ईगो ये की तो लड़ाई खेल है, का समझ में आती है बात। बिल्कुल, तो जी जी। स्वीकार किया कि सिर से ऊपर पानी चला गया था। क्यों? क्योंकि फेडरेशन इनकी मर्जी। अच्छा, एक और मुद्दा जो मैं जानता हूं, चीफ कोच, नेशनल चीफ कोच की नियुक्ति होनी थी, तो ये जबरदस्ती, बार बार ना फोन आके मुझे परेशान कर रहा है और मैं वो बंद कर नहीं सकता हूं। हाँ, तो इन्होंने कहा कि चीफ नेशनल कोच है वो मेरी मर्जी का लगाया जाए विमेंस टीम का। फेडरेशन ने इनकी जो सिफारिश का जो चीफ कोच था जी उसको पैनल में रखा, कैंप में है वो, परंतु चीफ कोच किसी और को बना दिया, कोई मिस्टर जितेंद्र यादव है नेवी के। यहाँ पे ईगो अड़ गई, मेरे कहे हुए आदमी को चीफ कोच नहीं बनाया। मतलब ये ईगो की लड़ाई थी जो कि विनेश फोगाट और ठीक बजरंग है। पुनिया लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जूनियर बच्चों को प्रेशर देके अपने साथ उस धरने में शामिल किया। जो यंगस्टर्स थे ना, जो जूनियर अभी सीनियर में कदम रख रहे हैं, जिनका पूरा कैरियर सामने पड़ा है, उनको अपनी इस घटिया राजनीति में, इस धरनेबाजी में, इस आंदोलनबाजी में शामिल किया। सबसे बड़ा नुकसान पहलवानी का ये किया गया। मैं वहीं आ रहा था, मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि हमने बात कर लिया कि ये कैसे राजनीति की लड़ाई थी, फिर राजनीति से ये जात निकल के आई, उसमें खाप घुसा, उसमें ठाकुर वर्सेस जाट घुसा, उसमें उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा घुसा, सब हो गया। लोकसभा भी घुस गया, लोकसभा का चुनाव भी उसमें आ गया, विधानसभा भी आ गई, खेल की राजनीति भी आ गई, ब्रजभूषण सिंह भी आ गए। लेकिन आपने जैसे कहा कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कुश्ती एक खेल उसका हुआ। वह कुश्ती जो कि पिछले 7, 8, 10 सालों 15 सालों में भारत में कुश्ती एक अलग लेवल पर पहुंच रही थी, चाहे अंतरराष्ट्रीय मंच हो चाहे राष्ट्रीय मंच हो। अब जबकि ये राजनीति यानी कुश्ती जो है एक बार राजनीति में घुस गई है, तो अब इसका आगे कुश्ती पर, एक खेल पर आप क्या असर देखते हैं, क्या नेगेटिव असर देखते हैं जो कि तुरंत आ सकता है और आगे लंबे समय में भी उसका प्रभाव पड़ सकता है कुश्ती पर? पहला असर तो आज ही आ गया। अभी ये जो जाग्रेब में, क्रोएशिया में वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट चल रहा है ना, इसमें अब तक सिर्फ एक मेडल आया है। आज हालांकि तीसरा दिन है अमन सहरावत का। तो आज मैं कुछ सीनियर कोचेस से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब एक आध कोई मेडल तुक्के से कोई ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज आ जाए तो आ जाए, नहीं तो अब और मेडल आने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि 36 या 37 पहलवानों का कुल चयन किया गया था, जिसमें से 8 खलीफाओं ने तो नाम ही वापस ले लिया। इनकी राजनीति की वजह से फेडरेशन को जो है ठंडे बस्ते में डाल के बैठा दिया गया। वो एक ओवरसाइट कमेटी फेडरेशन का काम धाम देख रही थी। तो मात्र 22 बच्चों का ही वीजा आ पाया। 37 में से मात्र 22 ही क्रोएशिया गए, बाकी जा ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि विदेश मंत्रालय के विशेष आग्रह और ओवरसाइट कमेटी के दिन रात काम करने के बाद भी मात्र 22 बच्चों का वीजा आया। मतलब आधी से ज्यादा टीम तो जगरेब जा ही नहीं पाई क्रोएशिया। क्या परफॉर्मेंस आएगी जब आप एक चले चलाए सिस्टम को, एक स्मूथली काम करते हुए सिस्टम को लूप लाइन पर खड़ा कर देंगे अपनी राजनीति में, तो यही रिजल्ट आएगा। तो जिस जाग्रेब वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में कम से कम 6 से 7 मेडल आने चाहिए थे, आज भारत का सिर्फ 1 मेडल आया है। और इसी वर्ल्ड रैंकिंग से आगे ओलंपिक क्वालिफायर्स का रास्ता बनता है, ये उसका बेस होता है। ठीक है, आप आगे ऐसे भी बहुत सारे वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट्स होंगे और ऐसे बहुत सारे क्वालिफायर, पर एक मौका तो भारतीय टीम ने मिस कर दिया ना। और कंपटीशन लड़ने का भी तो अनुभव मिलता है ना, जरूरी नहीं जीतना। जब नया बच्चा जाता है तो उसको अनुभव मिलता है। तो सब ये नुकसान हो गया। और देखिए, एक फेडरेशन जो पिछले 12 साल तक काम कर रही थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी,
और इस बात को कुश्ती जगत ही नहीं, पूरे भारतीय खेल जगत का बच्चा बच्चा स्वीकार करता है, जो जरा सा भी नॉलेज रखता है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ब्रजभूषण शरण सिंह जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही थी। और इस पूरे फेडरेशन की धुरी थी मिस्टर राजीव तोमर, वो जो उनके सेक्रेटरी उनको सस्पेंड करा दिया गया। तो आपने तो पूरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को लूप लाइन पर खड़ा कर दिया है। तो और आगे पता नहीं और क्या क्या करेंगे। तो सब, जिस गेम की फेडरेशन डिस्टर्ब हुई उस गेम का बंटाधार होना तय है, यह इतिहास कहता है। तो तब कुश्ती का तो इन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, मैं बता रहा हूं आने वाले 1 साल में आप देखिएगा। और इन खलीफाओं ने ना बच्चों को डिस्टर्ब कर दिया, बच्चों उनका फोकस हटा दिया। बिल्कुल मनोबल गिर जाता है साहब, अगर घर में कोई ऐसा माहौल चल रहा हो। पहलवानी ना होके ये कुश्ती संघ की राजनीति बन गया है। ऊपर से उन्होंने बोल दिया कि नहीं, पूरे संघ को भंग करो और पहलवानों को इसमें डिस्टर्ब। और उसमें एक एंगल और है, देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह जी पिछले 3 टर्म से लगातार संघ पे काबिज हैं और चुनाव जीत के आए हैं, चाहे निर्विरोध जीते हो चाहे, और उन्होंने अपने पूरे जो राज्य कुश्ती संघ है उसमें उनकी पूरी एक टीम सेट है। ठीक है। तो अब ये जो हरियाणा की जो लॉबी है ना, ये कहते हैं कि चूंकि मेडल हम जीतते, पहलवान हम है, सारी पहलवानी तो हरियाणा में है, तो संघ भी हमारा होना चाहिए, संघ पे आदमी भी हमारा। तो इसको एक ना वो एक नेचुरल हक मान के चलते हैं। तो ये तैयारी थी कि अब की बार, अब अगला जो चुनाव आएगा उसमें सुशील पहलवान को अच्छा ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने खड़ा करने की पूरी तैयारी थी। पर सुशील पहलवान जी जो है वो अलग ही दुनिया में जी रहे थे, तो जेल चले गए। अब जब सुशील जेल चले गए ना, तो नेक्स्ट कंटेंडर जो इंडियन रेसलिंग में बच जाता है वो बजरंग पूनिया। तो एक और बड़ा सीनियर पहलवान है, पर उनका नाम है योगेश्वर दत्त, और वो बाई चांस जाट नहीं। अब तब जब जाट नहीं है तो भारतीय अपना हरियाणा की कुश्ती में एक नॉन जाट का कैसे वर्चस्व हो जाएगा, इसलिए वो तो रेस में कहीं है नहीं। सुशील कुमार रास्ते से हट गए, तो अब बजरंग पूनिया जो ना एक नेचुरल एक विकल्प बन के उभर आते हैं, बीइंग अ रेसलर। तो बहुत से लोग इस एंगल से भी सोचते हैं कि ये कुश्ती संघ पे बजरंग पूनिया द्वारा कब्जे की भी एक कवायद हो सकती, पर हालांकि ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें स्टेट यूनिट्स जो है ना वो वोट करती है, उनके डेलीगेट्स वोट करते हैं। और स्टेट यूनिट्स और यूनियन की कम से कम 40 से ज्यादा स्टेट एसोसिएशंस हैं, तो वो चुनाव इतना आसान नहीं है, उसकी गोटियां 4 साल पहले सेट करनी पड़ती है। 4 साल पहले अपने लोगों को जो है वो, जैसे कैबिनेट में सीएम कौन बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि टिकट वितरण कैसा हुआ, किसके कितने आदमी एमएलए बने, ऐसे ना सीएम बनता है। तो आपकी स्टेट एसोसिएशन में क्या स्टैंडिंग है, कौन लोग आपको वोट देंगे जो आप डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, तो तब उसमें ब्रजभूषण सिंह को इस तरह न्यूट्रलाइज कर देना इतना आसान नहीं है जितना ये सोच रहे थे, पर सब कोशिश करने में क्या हर्ज है। ये एक एंगल है और इसको आप सिरे से नकार नहीं सकते, बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, मांगेंगे तो नहीं है, पर यह भी एक एंगल है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको जैसा आपने कहा ना कि इसको नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, इसलिए कि ये आंदोलन या ये जो पूरा मजमा सजा था जंतर मंतर पर, या ये जो पूरे मामले की शुरुआत हुई थी वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल आंदोलन की तरह शुरुआत हुई थी। तो जब आपका अंदाज ही राजनीताना है और राजनीति करते हुए आप दिख रहे हैं, तो उसके पीछे आपकी कोई चुनावी मंशा क्यों ना हो, तो ये कोई बात जो है वो पूरी कल्पना नहीं हो सकती। चलते चलते बहुत संक्षिप्त में एक छोटी सी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह या भारतीय कुश्ती संघ, इसकी तरफ से कैसा पलटवार आप देखते हैं इस पूरे अनुशासनहीनता के तरफ? देखिए, अगर
सामान्य परिस्थितियां होती तो कुश्ती संघ इसमें इन पहलवानों के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेता और हो सकता है कुछ लोगों को लाइफ बैन या 2-4 साल का बैन भी कर देता। पर अब इसमें चूंकि जातीय राजनीति घुस गई है, इसलिए बीजेपी की लीडरशिप जो है ना, वो बड़ा सेफ प्ले कर रही है। वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिसमें हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट वोट बैंक जो है वो मतलब इरिटेट हो जाए। मैं ये नाराज शब्द तो नहीं यूज करूंगा, पर वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि इरिटेट हो जाए। और चूंकि भावनात्मक मुद्दा है और पहलवान जी लोग ऊपर से लड़कियां, ये अपने आप को होली काउ समझती है। ये भारत में ना हमारे होली काउ सिंड्रोम जो है ना, इस पे हम लोगों ने बिल्कुल, इस पे हम लोगों ने विस्तार से बात की थी पिछले वीडियो में। कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक कारणों, वोट बैंक की राजनीति के कारण मुझे नहीं लगता कि फेडरेशन इनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की स्थिति में आएगी। जब ये जांच पूरी हो जाएगी तब भी। बिल्कुल। तो हालांकि ये दुखद है, बेहद दुखद है। जैसे आप से बातचीत में ये एक पूरी तरह समझ में आया कि भविष्य में कुश्ती, भारतीय कुश्ती का कितना नुकसान होगा इस पूरे तमाशे से, वो तो अलग बात है। नुकसान तो आज ही कितना हो गया ये भी आपने गिना दिया। जहां 5-6 मेडल आने चाहिए तो वहां अब तक सिर्फ 1 मेडल आया है, शायद अब इसके आगे आए भी नहीं। ये नुकसान जरूर कुश्ती का है, खेल का है। और यह एक अनोखी घटना कही जाएगी जब किसी चीज में राजनीति घुसती थी और आज जो है खेल ही राजनीति में घुसी पड़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों का भी इस पर एक अलग तरीके की समझ और अलग तरह की जानकारी होगी। और जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे थे, उस इंटरव्यू के लिंक को हम इस डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डालेंगे। अजीत सिंह जी, आपने हमें समय दिया और इन बातों पर हमने एक अच्छा अलग तरीके से अपनी समझ बढ़ाई। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, प्रारब्ध के दर्शकों से एक बार फिर वही निवेदन, अब तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। तो इसी के साथ देते हैं अजीत सिंह जी को धन्यवाद और करते हैं नमस्कार। थैंक यू अवनीश भाई, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रारब्ध में अपने इस मंच से मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारब्ध के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो दद्दा की खरी खरी में भी आएगा, तो वहां भी लोग देखेंगे और बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।